अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, 2 दिन पहले हमारे मुल्क के जो होम मिनिस्टर है मिस्टर अमित शाह, उन्होंने दोबारा से पूरे मुल्क में एनआरसी को लागू करने की बात कही है। इसी तरीके से आसाम में ऑलरेडी एनआरसी का रजिस्टर कंप्लीट हो चुका है, फिर भी उन्होंने ये कहा कि हम आसाम में भी दोबारा से एनआरसी को लागू करेंगे। तो चूँकि जब भी एनआरसी का लफ्ज़ आता है तो हमारी जो मुसलमान कौम है वो परेशान हो जाती है, तशवीश में मुब्तला होती है कि भाई क्योंकि एनआरसी के अंदर उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। तो आज हमने हमारे इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन के ऑफिस में एडवोकेट वसीम शेख साहब, जो माशाल्लाह पूना के अंदर शिवाजी नगर कोर्ट में, इसी तरीके से मुंबई हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, तो हमने सोचा कि भाई जो आदमी उस लाइन का एक्सपर्ट है, उस लाइन का माहिर है, तो उनसे इसके बारे में सवाल किया जाए। इसी तरीके से एडवोकेट वसीम शेख साहब इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन के लीगल एडवाइज़र भी है और हमारे पैनलिस्ट भी है। तो इसलिए आज हम एडवोकेट वसीम शेख साहब से एनआरसी के बारे में जानेंगे, एनआरसी क्या है और दोबारा से जो एनआरसी के बारे में कहा गया है उससे मुसलमानों को परेशान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले एडवोकेट वसीम साहब, मैं आपका इस्लाह मुआशरा के ऑफ़िस में बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ आपको। मेरा पहला सवाल बग़ैर किसी तमहीद के, ये जो दोबारा से अमित शाह ने एनआरसी के बारे में कहा है और मुसलमान इसको लेकर परेशान हैं, तो ये एनआरसी क्या है और क्यों इसको ज़बरदस्ती जो है पूरे मुल्क पे थोपने की बात कही जा रही है, दोबारा से आसाम में भी लागू करने की बात की जा रही है? वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो सवाल किया है वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि एनआरसी क्या है जी। और दूसरा पार्ट ये था कि हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब अमित शाह दोबारा से एनआरसी को अप्लाइड करने के लिए या लागू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट में। दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इसको अभी क्लियर कर दूंगा क्यों। सबसे पहले एनआरसी क्या है, इसका जन्म क्या है, कहाँ से इसको शुरुआत होती है, ये जन्म इसका कहाँ से है, मैं यहाँ से बताऊंगा आपको। जैसे कि सभी जानते हैं 1947 के पहले ब्रिटिश इंडिया, अखंड भारत जो था, उसमें हिंदुस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये सब जो थे कंट्रीज़ एक थे, अखंड भारत में थे। 1947 के बाद वो लंबी स्टोरी है, डिवाइडेशन हुआ, पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान एक अलग कंट्री वजूद में आई 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। 15 अगस्त 1947 हमारे आज़ादी का, यौम आज़ादी के दिन इंडिपेंडेंस डे है। यहाँ से स्टार्ट होता है जब फर्स्ट टाइम एनआरसी के बारे में ख्याल आया इस इंडिया में, वो वहाँ से शुरुआत होती है। कैसे कि एक हिस्सा पाकिस्तान को जो है तो गल्फ़ कंट्री के साइड में मिला, जैसे कि वेस्ट में मिला, जैसे कि वहाँ पर अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान, वो साइड में पाकिस्तान को एक हिस्सा मिला, और एक हिस्सा जो है तो ईस्ट में मिला, चाइना के साइड में, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश को रूल करने के लिए 1947 के बाद पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जैसा दिल्ली से हमको ऑपरेट करते हैं पूरे इंडिया को, इस्लामाबाद से जो है तो बांग्लादेश को रूल किया जाता था। और जो थे पाकिस्तानी, जो थे सोल्जर्स थे और जो गवर्नर्स थे, जो रूलर्स थे उस वक्त की, आप देख लो हिस्ट्री, आप स्टडी करो, वो जो है तो उनका रवैया ठीक नहीं था। तो बांग्लादेशी सिटीज़न जो थे वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हम इसके अंडर में जो है तो जो रूल किए जाए, या इसको एक्सेप्ट, उनकी गवर्नमेंट उनको
और वो नहीं थी, एक्सेप्ट नहीं थी शॉर्टकट में। फिर बाद में क्या होता था कि बांग्लादेश जब के अलग हो गया है इंडिया से, तो कुछ लोग 1971 में नहीं इंडिया से पहले, उसके पहले इंडिया से, अच्छा इंडिया से अलग होने के बाद 47 के बाद कुछ लोग इंडिया में आते थे। अच्छा अब इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहूँगा यहाँ पर कि हिंदुस्तान में जो माइग्रेंट आते थे जी वो सिर्फ मुस्लिम नहीं थे, अच्छा ये दिमाग में से निकाल दो। जी 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 उसमें मुस्लिम, हिंदू, जी क्रिश्चियन, सिख, पारसी, ये सारे लोग उसमें जो है तो शामिल थे। वो माइग्रेंट करके आते थे, समझे रीज़न आप? मैं समझ गया। ठीक है। तो 1951 में फर्स्ट टाइम इंडिया ने ये सोचा क्यों ना एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन मेंटेन किया जाए। जी तो चूँकि प्रॉब्लम जो है आसाम में था, अच्छा बॉर्डर वहाँ पर थी बांग्लादेश की, जी तो क्यों ना पूरे कंट्री में उस वक्त जो है तो पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे, जी उन्होंने कहा क्योंकि पूरे इंडिया का रजिस्टर क्यों मेंटेन करना है, जी। इसी एरिया में प्रॉब्लम है, यहाँ मेंटेन करते हैं। अच्छा समझे? जी 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 तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो था फर्स्ट टाइम 1951 में मेंटेन किया गया आसाम में। अच्छा ये काम ऑलरेडी कर चुके हमारे पूर्वज जो थे, हमारे जो पढ़े लिखे लोग थे। जी 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 ठीक है। फिर उसके बाद में एक ग्रुप था, उसके पहले 24 मार्च आई थिंक 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ। जी जी एक लंबी हिस्ट्री है। अच्छा वो आज़ाद होने के बाद कुछ लोगों ने जो है तो वहाँ पर कुछ लोग थे, जी जैसे सबकी अपनी अपनी सोच होती है, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि हम बांग्लादेश में रहेंगे, हमको इंडिया से प्यार है, हम इंडिया में रहेंगे। तो मिडनाइट में, आधी रात में कुछ लोगों ने माइग्रेंट किया बड़ी तादाद में और बांग्लादेश से आसाम आ गए। अच्छा जब वो आसाम आ गए तो उस वक्त प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ, जी लेकिन वहाँ के लोकल लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ गया। अच्छा जैसे उनका जो है तो कारोबार बढ़ गया, जो काम हुआ वो 100 रुपये में करते थे, ये लोग 50 में करते थे। जी फिर जगह रहने के लिए झोपड़पट्टी, स्लम एरिया, बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगे। जी 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 तो उस वक्त ऑल आसाम, जी नाम याद रखो, 1971 के बाद 1975 में 1975 में जी ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, जी ये एक संस्था थी, यूनियन थी, जिसने आवाज़ उठाई कि एनआरसी को दोबारा जो है तो जी लागू किया जाए, जी। डबल से अमेंडमेंट किया जाए। और ये जो लोग घुस गए, घुसपैठ है, जिनकी वजह से हमको प्रॉब्लम होती है, जी जी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम जो है तो हम लोग फेस कर रहे हैं। जी ठीक है। जो हमारे जो है तो रेसिडेंशियल एवरीथिंग, हर जगह जी, हर तरह से उनको प्रॉब्लम हो रहा था, लोग बढ़ गए और जो उत्पादन थे कमाई के वो सीमित थे, जी जी इसीलिए उन्होंने आवाज़ उठाई। तो 1987 में जी एक अमेंडमेंट आया। ठीक है। उस अमेंडमेंट में ये बताया गया कि 1971 के पहले और 1951 के बाद जी जिसके भी पास इनमें से मैं अभी जो बोल रहा हूँ एक भी प्रूफ रहेगा, जी वो सिटीजनशिप में आ जाएगा। अच्छा जैसे उनके पास अगर लैंड है, ज़मीन है, तो ज़मीन का कोई भी दस्तावेज, जैसे हमारे पास 7/12 होता है, खरीदी खत होता है, इंडेक्स 2 होता है, खरीदी खत, जी या उनका बर्थ सर्टिफिकेट जी अगर वो वहाँ पर पैदा हुए हैं, या उनका डोमासाइल सर्टिफिकेट। जी डोमासाइल सर्टिफिकेट मीन्स रहवासी दाखला, जी वहाँ पर रहते हैं। अगर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने उनको दिया है, या उनका पासपोर्ट, उनके पास अगर पासपोर्ट है, या राशन कार्ड है उनके पास, जी या राशन कार्ड है, या किसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने या किसी स्कूल से जी कुछ उन्होंने तालीम अगर हासिल की है, जी ठीक है, तो उसका सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जी ऐसे उन्होंने दस्तावेज इशू किए। और उसके बाद में ये लाइसेंस वगैरह है, लाइसेंस भी उसमें इंक्लूड है, या कोई भी आइडेंटिफिकेशन आईडी कार्ड। देखिए इसको गलत वे में मत लीजिए, कुछ भी आप उसमें, मतलब कमेंट में लोग बोलते हैं कि ये वो सब आता है आईडी कार्ड में, बात पूरी सुन लीजिए। कोई भी ऐसा आईडी प्रूफ जो गवर्नमेंट ने इशू किया है, जी 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 वही आईडी कार्ड, वो आईडी कार्ड आप हमको 1951 के बाद और 1971 के पहले जी आपके पास है, 24 मार्च के पहले, तो आप बताइए आप सिटीजन है। एकदम सिंपल है। अच्छा ठीक है। ये आसाम के लिए था। ये आसाम के लिए था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर हमको विकास करना ही नहीं है जी
पब्लिक का जहन हमको अगर भटकाना है, आई एम नॉट गोइंग टू पॉलिटिक्स, बस मैं बता रहा हूँ जो फैक्ट है, जो हकीकत है, तो कैसे डाइवर्ट करना है। एक इशू ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो उसको बड़ा कैसे करना है, नेशनल वाइड कैसे उसको फैलाना है, माइंड डाइवर्ट कैसा करना है। तो इसके लिए वापस से ये बिल को ओपन किया गया 2013 में। 2013 के बाद अब आपको सारी हिस्ट्री मालूम है क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये है एनआरसी, इसकी हिस्ट्री। अब अगर एनआरसी लागू हो जाता है तो क्या करना है। ठीक है, एनआरसी लागू होने के पहले मैं चंद बातें आपको बताना चाहूँगा कि आसाम में दोबारा जब एनआरसी किया गया अभी रिसेंटली, तो उसमें 1600 करोड़ 1600 करोड़ रुपए खर्चा हुए। ये है बिजनेस टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो आज ही रिलीज हुई है। आज आप देख सकते हैं, आज की तारीख में बिजनेस टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। ठीक है, इसके पहले और एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि अब तक के 1200 करोड़ रुपए खर्चा हो चुके हैं और इसमें 6 करोड़ 40 लाख डॉक्यूमेंट को चेक किया गया। खर्चा होता किधर है, डॉक्यूमेंट को चेक किया गया। 6 करोड़ 40 लाख डॉक्यूमेंट को चेक किया गया और डोर टू डोर घुमा गया, जिसमें मोर देन 48 लैक्स एम्प्लॉय को यूज़ किया गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जैसे हम देखते हैं कि टीचर्स लोग को छुट्टी में जो है तो भेजा जाता है कि जाओ आप मरदमशुमारी कीजिए, ये काम कीजिए, वो काम कीजिए, ऐसा मोर देन एक साथ नहीं काम किए सबने, लेकिन इतने लोग यूज़ हो गए उसमें। उनका एक अलग लॉस, एक वेस्ट ऑफ टाइम की तरफ उनका जो है तो काम हुआ। ठीक है, अगर इसके कुछ फ़ायदे भी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर पूरे इंडिया में अप्लाई करते हो तो कितने डॉक्यूमेंट चेक करना पड़ेंगे, आप जानते हो जवाब, और उसके लिए खर्चा कितना आएगा और इससे हमको मिलेगा क्या। दूसरी बात, जब एनआरसी लागू हो जाएगा, एनआरसी में हमारे नाम आ जाएंगे, एक पोर्टल रहेगा उसमें हमारा नाम है तो हम सिटीज़न हैं। ठीक है, तो मुझको ये बताओ कि सिर्फ उसमें मुस्लिम ही रहेंगे क्या? सब रहेंगे जी। ठीक है, तो इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद बुद्ध, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, मुस्लिम सारे कम्युनिटी के लोग इंडिया में आए थे। तो हम क्या सारे लोगों को बाहर करेंगे? इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको मैं ये बताता हूँ कि आसाम में जो एनआरसी अभी हुआ लागू, जो उन्होंने किया था वो फेल क्यों हुआ। उसमें 19 lakhs, मोर देन 90 lakhs, 6054 इतने लोगों का जो है तो नाम ही नहीं है रजिस्टर में, जिसमें मोर देन 19 lakhs हिंदू लोग हैं, हमारे हिंदू भाई है। अच्छा, तो क्या हम हिंदू लोगों को फिर कौन से कंट्री में पोर्ट करेंगे? कहाँ भेजेंगे इनको? श्रीलंका भेजेंगे, नेपाल भेजेंगे, बांग्लादेश में भेजेंगे? देखिए, आप डिसाइड कीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें ड्रॉबैक्स है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि सिटीजनशिप को अप्लाई करके कोई बड़ा काम हो जाएगा जो कि हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में जो 1600 करोड़ बहुत ज़्यादा इनपुट देगा। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये बोलना चाह रहा था कि एनआरसी अगर इंडिया में अप्लाई करते हैं तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आपके जो है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा आपको मैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, ये सुपरमेसी ऑफ लॉ है, ये सबसे बड़ा लॉ है, इसके आधार पर सारे लॉ बनते हैं। इसमें जो है तो पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11 नोट कीजिए आप। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11, 5 to 11। आर्टिकल 5 बोलता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में कि अगर आप भारत में हैं आज़ादी से पहले तो आप सिटीजन हैं इंडिया के, एक। और उसका आर्टिकल 6 बोलता है कि आपके पेरेंट्स अगर पाकिस्तान से इधर आ गए 1951 के पहले तो आप सिटीजन हैं इंडिया के। ठीक है, आर्टिकल 7 ये बताता है कि आपके पेरेंट्स में से या आपके पेरेंट्स पाकिस्तान चले गए थे फिर वापस इधर आ गए, या दोनों में से कोई एक इंडिया का है तो वो 1951 के पहले वो सिटीज़न है इंडिया का। ठीक है, और आर्टिकल 8 बताता है
कि आप अगर यहाँ आने के बाद इंडिया में जी 1951 6 महीने में रजिस्टर करते हैं। जी देखो, पहले पेरेंट्स में से कोई एक, फिर दोनों, या आज़ादी के पहले, जी या आप 6 महीने के भीतर आप अगर रजिस्टर करते हो कि मैं सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं भारत में रहना चाहता हूँ, तो आप सिटीजन हैं इंडिया के। अच्छा आर्टिकल 9 बताता है कि अगर आप जी इंडिया के हैं जी और आप फॉरेन में हैं, जी ठीक है, जी और वहाँ पर आपका मतलब बर्थ कोई चाइल्ड होता है आपका, मतलब आप वहाँ पर आपके पेरेंट्स समझ लो फॉर एग्जांपल इंडिया के, आपका जन्म बाहर होता है किसी देश में, तो भी आप सिटीज़न के, इंडियन सिटीज़न है, ठीक है। 10वां बताता है कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप एक्सेप्ट करते हो, जी जी तो आपकी सिटीजनशिप यहाँ से रद्द कर दी जाएगी। अच्छा और अगर आप किसी बाहर सिटीज़न से, अगर आप कोई अनदर सिटीज़न है किसी दूसरे कंट्री के, और आप इंडिया में आते हो, तो आप ले सकते हो प्रोसीजर के हिसाब से, अच्छा ठीक है। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा OCI है, जी ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया, PIO जी है ना, NRI हाँ, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी करंट जो NRC आया है, उसमें मैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट के वायलेशन हो रहा है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि कोई भी लॉ इंडिया में बनता है, ये दिमाग में बिठा लो, कोई किसी बड़े से बड़ा अगर आपको PhD या कोई भी बड़े से बड़ा अगर साइंटिस्ट भी बोलता है कि ये लॉ बन गया और अप्लाई होगा, तो ये गलत है। जी जब तक के वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर नहीं है, तो वो लॉ को हम नहीं मानेंगे। अच्छा ये भारत का संविधान है। अल्लाहू अकबर हाँ, तो मैं ये बताता हूँ कि अभी जो NRC अमेंडमेंट हुआ है, जी ठीक है, सूत्रों के हिसाब से पहले इसको अप्लाई किया गया 19 लाख मोर देन लोगों के नाम NRC में नहीं थे। जी उसमें हमारे हिंदू भाई भी थे, दूसरे भी थे, जी जी और मुस्लिम भी थे। अच्छा तो इसका एक ये तोड़ निकाला गया जी कि सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जी हिंदू जी अगर माइग्रेट करते हैं, जी ठीक है, जी। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, जी ठीक है, इधर माइग्रेट करके आके रहते हैं 6 साल, मोर देन 6 ईयर, तो सिटीजनशिप उनको इंडिया की मिलेंगी। उसमें मुस्लिम लोगों का नाम नहीं है। अच्छा ठीक है, आसाम के लिए पर्टिकुलर बोल रहा हूँ मैं, ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं, ये क्लियर कर लो, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, आर्टिकल 14 जी ये बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर द लॉ, जी है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो बताओ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इसमें मिल रहा है? जी ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है आर्टिकल 14 के, जी 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 बराबर। तो ये NRC कैसे लागू होगा? उसके बाद में कोई भी बिल अगर अमेंडमेंट के लिए जाता है, रिव्यू के लिए जाता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, डायरेक्ट पार्लियामेंट में कैसे चले गया? जी दूसरा ये ड्रॉबैक है। तीसरा, ऑफिशियल तुमको नोटिफिकेशन देना है तुम्हारे सिटीजन्स को, जी जो कि नोटिफिकेशन किसी को दिया नहीं गया है अभी तक, जी ठीक है, और ये प्रोसेस में है। जी तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें इतना ह्यूज अमाउंट खर्चा होने वाला है, इससे हमको क्या मिलेगा क्या, जी ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाती है, जी तो वो लॉ, वो कोई भी बिल, वो कोई भी GR, गवर्नमेंट रूल, वो अप्लाइड नहीं कर सकते। उसको आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ऑब्जर्वेशन में ही आपको बनाना है। अच्छा, जज़ाकल्लाह डॉक्टर अपने वकील साहब। अगला सवाल, आपने जैसे कहा कि अगर कोई किसी दूसरे देश की सिटीज़नशिप ले लेता है तो वो इंडियन नहीं रहता, मतलब ये एक सूरत ऐसी है, आपने आर्टिकल 9 के हवाले से बताया। तो अक्षय कुमार जो फिल्मों का एक्टर है, आजकल बहुत देशभक्ति की फिल्में बना रहा है, और लगता है कि मुझे तो इंडिया में बस वो अकेला ही ऐसा देशभक्त है कि जिसके ऊपर पूरा देशभक्ति का बुखार चढ़ा हुआ है। लेकिन रियलिटी ये है कि उसने कनाडा की सिटीजनशिप ली हुई है, तो इसका मतलब ये है कि अब वो भी इंडियन नहीं है। जी बिल्कुल, लॉ के हिसाब से अगर कॉन्स्टिट्यूशन से अगर कोई चीज़ टकराती है जी तो बिल्कुल, अगर उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप अगर ली है, मैंने तो उनका डॉक्यूमेंट नहीं देखा, अगर ली हुई है जी तो वो नहीं है, फिर कोई भी रहने दो वो। जी जी।
दूसरा सवाल, जैसे आपने बताया कि कोई फॉरेनर अगर यहाँ आके कुछ साल रहता है, जैसे अदनान सामी पाकिस्तान का एक सिंगर जिसको ऑलरेडी इंडिया की सिटीज़नशिप मिल चुकी है और आज वो एक इंडियन है, तो इससे मतलब हमको ये पता चलता है कि कोई अगर यहाँ आके, जैसे आपने, अब मुझे वो सारी चीज़ें याद नहीं रही आपकी जो टेक्निकल आपने बताया कि ये आर्टिकल के हिसाब से, तो उन्होंने यहाँ रहकर सिटीज़नशिप ले ली है, तो मतलब एक पाकिस्तानी वो इंडिया में आके यहाँ पे सिटीज़नशिप ले सकता है। तो जो यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं जिनके बाप दादा कन्वर्टेड मुसलमान हैं, कोई इंडिया के यहाँ पे जो 40 करोड़ रहने वाले मुसलमान हैं, कोई सऊदी से, कोई अरब से, यमन से, उधर से आए हुए नहीं हैं, यहीं के कन्वर्टेड मुसलमान हो गए हुए हैं, इनके बाप दादाओं ने इस्लाम को कबूल किया था। तो फिर ये जो इंडिया के मुसलमान इतने घबराए हुए हैं, इतने डरे हुए हैं एनआरसी को लेकर, आप ऐसे मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने मौलाना साहब। ये जो सिटीज़नशिप अदनान सामी को जो मिली है, इनके लिए एक रूल है, जैसे सिटीज़न अमेंडमेंट बिल 1987, ये बिल मैं बोलता हूँ इनफ है पूरे इंडिया में रूल करने के लिए। इसी बिल को अपडेट किया जा रहा है एनआरसी में, अगर ये अप्लाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो ये बिल में बताया गया है अगर मोर देन 6 ईयर अगर कोई फॉरेनर हमारे कंट्री में आके रहता है तो उसको सिटीजनशिप दे सकते हैं। अब आपने जो बताया है गरीब तबके के मजदूर लोग, बिल्कुल 100% सही बात है। होता क्या है कि हमको डेली हमारी जो नीड होती है, डेली नीड्स, ज़रूरियात ज़िंदगी की, हम उसमें बिज़ी रहते हैं, हम हमारे काम नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के घर में कोई बच्चे की बर्थ हुई, विलादत हुई, और वो नोंदनी के लिए जाता है, जब उसको पैसे की मांगनी होती है XYZ, तो वो नहीं दे पाता है। वो बोलता है, पोस्टपोन करता है, चलो 1 हफ्ता और काम करता हूँ, थोड़ा पैसा जमा कर लूँगा, फिर नोंदनी करूँगा। तो ऐसे में होता है क्या, लीगल होने के बाद भी इलीगल हो जाता है, डॉक्यूमेंट वो बना नहीं पाता है। ठीक है। और रही बात ऐसे बड़े बड़े सिंगर की, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, ये तो एक एग्जांपल है। पाकिस्तान से एक जो भी सिंगर आके सिटीजनशिप ले रहे, ठीक है, लेकिन इसमें होता ये है कि गरीब लोग जो होते हैं, ड्यू टू फाइनेंशियल रीज़न, वो अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाते। यही वजह होती है कि उनके नाम जो है तो इलेक्शन कार्ड में नहीं होते, राशन कार्ड में नहीं होते हैं, उनके पास पैन कार्ड नहीं होता है, उनके पास आधार कार्ड नहीं होता है, उनका बैंक में अकाउंट नहीं होता है, उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होता है, उनका पासपोर्ट नहीं होता है। ठीक है। जब आप ये रूल अप्लाई कर रहे हो तो मेरा एक सजेशन है, मौलाना ने बहुत अच्छा सवाल किया, इसके लिए मेरे दिमाग में आया, मेरा एक सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है ऑनेबल होम मिनिस्टर जी से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि क्यों ना इतना पैसा वेस्ट कर रहे हो आप लोग, तो ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए कि जब कोई बच्चा बर्थ होता है या विलादत उसकी होती है, जन्म लेता है, तो आप खुद ही उसको बर्थ सर्टिफिकेट दे दो, जैसे कि अदर कंट्रीज़ में होता है, अमेरिका वगैरह, कनाडा में, कि उनका ग्रीन कार्ड होता है, जब बच्चा पैदा होता है उसका कार्ड बन जाता है, उसकी उसमें नोंदनी हो जाती है, बर्थ सर्टिफिकेट उसका उसमें आ जाता है, और उसकी जो डेट रहती है वो सब मेंशन हो जाती है। उसके बाद जब वो बच्चा 3 साल का होता है तो गवर्नमेंट उसको मैसेज करती है कि आप इसको नर्सरी में डालो। 4 साल का, 5 साल का होता है तो गवर्नमेंट मैसेज करती है, इन्फॉर्म करती है कि आप इसको स्कूल में डालो। तो ऐसा कोई रूल हम हमारे इंडिया में डेवलप के नाम पे ला नहीं सकते कि हम जो है तो रिकॉर्ड मेंटेन करें और लोगों को ये बताए कि बाबा ये XYZ दवाखाने में या इधर नोंद हो गई, इसके बाद हम अपडेट करेंगे। जैसे कि छोटी सी मिसाल, आसाम में 6 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा डॉक्यूमेंट चेक किया गया। अगर डेली कोई अगर ऐसे भागदौड़ होती है, डेली में कितने लोग मरते भी है, कितने लोग जन्म भी होते हैं, जन्म आते हैं इस दुनिया में, तो उनका रिकॉर्ड हम ऑलरेडी हम क्यों नहीं रखते? फिर ऐसे बल्क में काम क्यों करते? तो क्यों ना ऐसे कुछ बल्क में काम करने से, ऐसा मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट करने से, या लोगों को डराने, या मतलब किसी भी तरह का कोई भी एजेंडा लाने से, क्यों ना हम जो काम करना चाहिए वो काम किया जाए। एक पोर्टल ऐसा रखा जाए कि ऑलरेडी हम अगर कुछ मतलब जन्म होता है, मृत्यु होता है, कोई एजुकेशन होता है, उसमें हम अपडेट करें। ज़रूरत है नहीं कि कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मेंटेन करने की।
इसमें एक सवाल अब ये आया मेरे जहन में वकील साहब, अभी जैसा आपने बताए, क्योंकि असल में इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ये एनआरसी लागू करने में और ये ऐसी चीज़ों में, वो होता है गवर्नमेंट अधिकारियों का। गरीब लोग नहीं है डॉक्यूमेंट्स उनके पास में, क्योंकि गवर्नमेंट का काम ये था कि आपके घर, किसी के घर पे कोई बच्चा पैदा हो रहा, पैदा होते ही पैन कार्ड की तरह से, इलेक्शन ड्राइविंग लाइसेंस की तरह से एक कार्ड उसका बनना चाहिए था। जैसे आप देखेंगे पूरे यूरोप के अंदर, पूरे अमेरिका के अंदर, पूरे जो है जो तरक्की याफ्ता मुमालिक है, वहाँ यही सिस्टम है कि उस मुल्क का सिस्टम ऐसा है कि कोई अदर नागरिक जो है भले वहाँ पे डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बना ले, नहीं रह सकता वो वहाँ पे। और हमारे यहाँ पे कैसा है, जो बेचारे ओरिजिनल मूल निवासी है इस देश के, मूल निवासी जो हकदार है इंडिया के, गरीब लोग हैं, रोज़ मजदूरी करके खाने वाले, बीवी बाल बच्चों का पेट भरने वाले, अब उनके पास नहीं है डॉक्यूमेंट्स, तो फ़ायदा इसमें वो अधिकारियों का है, रिश्वत ले लेकर जो है इनका काम करने वाले हैं। और जैसा आपने बताया कि 16 करोड़ रुपये, 1600 करोड़ रुपये सिर्फ एक आसाम के ऊपर खर्चा हुए सिर्फ एनआरसी के लिए। आप बताओ, अभी 28 राज्य है इंडिया के अंदर, तो वो उसके अंदर कितना पैसा खर्चा होगा। अरे वही 1600 करोड़ में अच्छे स्कूल बनाते थे, मेडिकल कॉलेजेस बनाते थे, एजुकेशनल हब बनाते थे, उसके अंदर डेवलपमेंट के काम करते थे, तो मुल्क के अंदर कैसी तरक्की होती थी। लेकिन उनको करना वो नहीं है। बहरहाल अब मेरा आपसे आखिरी सवाल, जो मुसलमान हैं, हमारी जो कौम है, उन्होंने अगर मान लो एनआरसी लागू होता भी है, नहीं भी होता है, तब भी अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको हिफाजत के साथ में और जिनको बनाने की पूरी कोशिश करना चाहिए और अपने घर के हर फर्द के वो डॉक्यूमेंट्स बना के रखना चाहिए? जी बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसके पहले एक बात एक्सप्लेन करना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा। एनआरसी अगर लागू होता है तो क्या गारंटी है जो घूसपैठी है रियल में, उन्होंने डॉक्यूमेंट बना के रखे होंगे तो उनको रेक्टिफाई कैसा करेंगे? जो रियल में घुसपैठी है, जो घुस गए बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, तो उनको हम रेक्टिफाई कैसा करेंगे? अगर उन्होंने बैकडेटेड डॉक्यूमेंट बना दिए तो क्या चांसेस नहीं है बैकडेटेड डॉक्यूमेंट बनाने के? तो ये एक था एक्सप्लेनेशन मेरा, जो मेरे दिमाग में आया था, मैंने बताना चाहा। दूसरा डॉक्यूमेंट मैंने अभी आपको बताया कि 1951 से 1971 तक, 71 तक, इसके बीच में, गौर से सुनो, मतलब 71 से पहले, 1971 से पहले 24 मार्च आपका या आपके वालिद का या आपके ग्रैंडफादर, दादा दादी, नाना नानी, जो हम कहते हैं ग्रैंडफादर, आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का, एक बार और बोलूँगा, आपका खुद का, आपके पेरेंट्स का या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का, ठीक है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट में जो बोल रहा हूँ वो सफिशिएंट है एनआरसी में आपके नाम को लगाने के लिए। जैसे सबसे पहले अगर आपकी कोई ज़मीन है तो उसका कोई भी एक डॉक्यूमेंट, अब वो बहुत बड़ी लिस्ट है, 7-12, हाँ 7-12 इंडेक्स वगैरह जो भी है, ठीक है। एक अगर आपका या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का या आपके पेरेंट्स का, तीनों का बोल रहा हूँ, ज़मीन में नाम हो गया, जन्म दाखला, आइडेंटिटी के लिए स्कूल की एलसी भी चल जाएगी, हाँ एजुकेशनल है वो भी आ रहा है आगे। उसके बाद में आपका वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस, राशन कार्ड, कोई एक बोल रहा हूँ, सारे नहीं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रहवासी दाखला, या ऐसा कोई दाखला जो गवर्नमेंट ने इशू किया है आपको, आप सिटीजन है यहाँ के, ठीक है, या सिटीजनशिप सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट भी है इसमें। और इसके बाद में आता है आपका बैंक का अकाउंटमेंट, बैंक में अगर आपका अकाउंट है या डाकघर में अगर आपका अकाउंट है तो वो भी पूरा हुआ इनफ है, ठीक है। उसके बाद में इसमें से कोई एक आपका या आपके पेरेंट्स का या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का, आपको अगर ये आपके पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो आप सिटीजनशिप में आप है इंडिया के, ठीक है। उसके बाद में सबसे अहम सवाल, आप यहाँ पर है, कोई डाउट नहीं, लेकिन आपके पास ये डॉक्यूमेंट है ही नहीं, राशन कार्ड भी नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी नहीं है, गवर्नमेंट का कोई आईडी कार्ड नहीं है जो इशू हुआ, सारे आप उसमें आप काउंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट अथोराइज,
लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड। आधार कार्ड वो जब नहीं था, इसके लिए मैं आपको आधार कार्ड नहीं काउंट कराया, लेकिन अभी आधार कार्ड आ गया है, ठीक है। उसके बाद में लैंड के कोई दस्तावेज, ठीक है, ये सारे दस्तावेज रिकॉर्ड है, आपके पास नहीं है तो क्या, अगर आपका नाम एनआरसी में नहीं आता है तो पहले तो ये इंडिया में अप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ आसाम के लिए, लेकिन होता है तो क्वेश्चन आता है, समझाओ फिर भी समझती नहीं है पब्लिक, डरती है। ये डर को निकालो, नाम अगर नहीं है तो क्या, तो उसके लिए एक स्पेशली ट्रिब्यूनल का जो है तो वहाँ पर एक स्पेशल ट्रिब्यूनल है जो बनाई जाएंगी, या आपको कोई भी एक पर्टिकुलर कोर्ट दी जाएंगी जहाँ पर ट्रिब्यूनल होगा, वहाँ पर आपको जो है तो अप्लाई करना है सिटीजनशिप के लिए, और आपको प्रूफ करना है कि आप यहाँ पर रहते थे, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी अगर ट्रिब्यूनल ने रिजेक्ट कर दिया कि आप सिटीजन नहीं है यहाँ के, तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने तक कितना टाइम लगता है, कितनी सरकारें बदल जाएंगी, ठीक है। तो आप समझो ये एनआरसी को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी अगर आपको रिजेक्ट करती है तो फिर क्या, तो फिर ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि आप कौन से कंट्री से घुसे हैं यहाँ पर। अच्छा, और तब भी चांसेस, हाँ, फिर उस कंट्री में आपको पोर्ट किया जाएगा। अच्छा, तो लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा जो है तो मैं बोलूँगा प्रोसीजर है सर। हाँ चले जाएंगे, हाँ, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, ये प्रोसीजर है, आप चेक करो, मैं मेरे तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता था कि आपने आसाम जैसे एक जो है कि महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा छोटा है कंट्री में एनआरसी लागू किया, उसमें से स्टेट में लागू किया, उसमें भी 19,06,554 लोगों का नाम नहीं है सिर्फ आसाम में। अब आप बताओ अगर पूरे इंडिया में अगर अप्लाई करेंगे तो कितने लोगों का नाम नहीं उसमें आएगा, है ना। अब अगर मान लो 2 करोड़ लोगों का नाम नहीं आता है फॉर एग्जाम्पल, तो उनको कहाँ भेजेंगे, उनके लिए एक अलग राज्य बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये जो है मैं बोलूँगा एक घोस्ट जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, ये निकाल दो। अपने डेली जो रूटीन है अपने काम करो, अपने फैमिली पे, अपने एतराफ़ में जो है तो पीस अमन कायम करो, अपने फैमिली के लिए ध्यान दो, काम करो। और एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, स्पेशली मुस्लिम तबके को, ठीक है, कि आप लोग है ना बहुत लेज़ी है, लेज़ी, भले सुनने में सुस्त है, काहिल है, आज का काम कल पे टालने वाले लोग हैं, भले बोलने में मेरे अल्फाज कड़वे, लेकिन ये आप पे अप्लाई होता है। अरे क्या 1 दिन 2 दिन का प्रोसीजर होता है, क्या लगता है आपको, अरे कोई जन्म दिया था, कोई बच्चे का होता है तो आपकी जिम्मेदारी है। आप देखिए शादी वगैरह करते कितना खर्चा करते, उसके बाद जिम्मेदारी नहीं है आपकी। आप अपने डॉक्यूमेंट बनाओ, एजुकेशन की तरफ आप ध्यान दो, क्या ज़रूरत है, अरे आप अपने आप को काबिल बनाओ। देखो जैसे अभी मौलाना ने बताया कि अक्षय कुमार कैनेडियन सिटीजन है, लेकिन इंडिया में कितने उसको ये है ओरिजिनल देशभक्त, उसी को समझा जा रहा है, मतलब उसका पॉपुलैरिटी है। आप अपने आप को ऐसा बनाओ ना, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप अपने आप को उस काबिल बनाओ कि हर कोई आपको एक्सेप्ट करे। मैं एक मिसाल देता हूँ, APJ अब्दुल कलाम, द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, जिन्होंने मिसाइल दिया इंडिया को, बाबा ए मिसाइल ऑफ हिंदुस्तान। आपको पता नहीं है कि इनको अमेरिका ने सिटीजनशिप के लिए ऑफर दिया था, ठुकरा दिया इन्होंने। 1% उनके कंपेयर में आओ आप, 1%, सिर्फ 1%। और एक बात आपको मैं साफ अल्फाज में बताना चाहता हूँ कि घर के बाहर किसको फेंकते हैं, घर के बाहर है ना कचरे को फेंकते हैं, कचरे को। आज हम लोग है ना कचरे हो गए, कचरे से भी बदतर। तो अपडेट करो अपने आप को, भले बोलने में कड़वी बात है लेकिन अपने आप को सुधारो, अपडेट करो एजुकेशन की फील्ड में, हर फील्ड में। डॉक्यूमेंट बनाना, किसी ने बांध के रखा है आपको, जेल में रखा है कि 4 दीवारों में कैद किया है, आज़ाद हो आप, घूमते हो फिरते हो, रात में 2-2 3-3 बजे तक जागते हो, आज़ाद हो, कुछ भी करते हो। तो ये डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यहाँ थोड़ा सा टाइम देने के लिए क्या जाता है आपका, कितना भी बोलेंगे, कितना भी समझाएंगे, बहुत बड़ी ये जो है तो बहस है, इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा, लेकिन अपने आप को सुधारो इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। वकील साहब,
मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़े आदमी हैं आप। शिवाजी नगर कोर्ट में, उसके अलावा मुंबई हाई कोर्ट में आपके सफ़र होते। उसके अलावा एक बात और बता दूँ, यहाँ पे कोणार्कपुरम मॉल जो है हमारे कोंडवा एरिया के अंदर, मॉल में ही वकील साहब का ऑफ़िस है, अगर कोई मिलना चाहता भी है तो। और ख़ास बात ये है, वकील साहब हमारे इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन के लीगल एडवाइज़र भी है, हमारे पैनल के ऊपर भी है। और उन सब के अलावा मेरे बहुत बहुत ख़ास दोस्त है माशाअल्लाह। तो बहरहाल मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ वकील साहब आपका। अल्लाह आपको बेइंतहा कबूल फ़रमाए, बेइंतहा जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और वकील साहब के, अब मैं एक ज़रा अनऑफिशियल एक बात बता दूँ, बच्चे भी जो है माशाअल्लाह इतने ब्रिलियंट है, इतने होशियार है, सिर्फ दुनिया की तालीम में नहीं, दीनी तालीम के अंदर भी। मैं रोज़ सुबह में देखता हूँ, उस टाइम पे मेरा ऑफिस जाने का टाइम रहता, और इनके बच्चे जो है मोहम्मदिया मस्जिद के मकतब में से पढ़ के जो है रोज़ाना निकलते हैं। खुशी होती है देख के, इतना बड़ा वकील इंसान, लेकिन ख़ुद के बच्चों को मकतब में और दीनी तालीम में पढ़ाने का भी इनके अंदर जो जोश है, जो जज्बा है माशाअल्लाह, अल्लाह बेइंतहा कबूल फ़रमाए वकील साहब, और आपके आने को भी बेइंतहा कबूल फ़रमाए। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह कि हमारे इस इंटरव्यू से उम्मत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत सी गलत फहमियाँ दूर होंगी। और दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व ताला से, अल्लाह ताला हर तरह के फ़ितन से, शरर से मुल्क के मुसलमानों की और हमारे मुल्क की भी हिफाजत फ़रमाई। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।